हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड लैब्स एकेडमी। आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज जो होती है वो पहले से बेटर होती है। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर। यानी जैसे कोई चीज है उसे पहले से बेटर करना जो है वो होता है डेवलपमेंट उस चीज के लिए। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। हर इंसान के लिए जो गोल्स हैं डेवलपमेंट है वो अलग अलग है। जैसे अगर हम एक लैंडलेस लेबर का एग्जांपल है तो उसके लिए जो डेवलपमेंट गोल है उसे चाहिए एक लैंड चाहिए जहां पे वो खेती बाड़ी कर सके। अगर एक मिडिल क्लास लड़के के लिए चाहिए, एक छोटे से लड़के के लिए चाहिए तो उसे प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। वो चाहता है कि वो भी पढ़ाई कर सके। अगर हम और भी इस तरह से लोगों के पास जाएं, जैसे एक लड़की के पास जाए, पुअर गर्ल के पास जाए, वो चाहती है कि उसके भाई की तरह उसे भी इक्वल राइट्स देनी चाहिए। अगर एक हम बड़े इंसान के बेटे के पास जाए, एक रिच फैमिली के बेटे के पास, तो उसे चाहिए कि उसे अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, ये सब चाहिए। तो इस तरह से जो लोग हैं उन सबके डेवलपमेंट से जो है अलग है। और एक और बात, ये गारंटी नहीं होता है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। ये भी कहा जा सकता है कि जो पहले वाले इंसान के लिए, जो मेरे लिए जो डेवलपमेंट हो रहा है वो शायद दूसरे के लिए गलत हो। इसका हम एग्जांपल समझते हैं डैम से। देखिए, अगर किसी जगह पर, किसी रिवर पर अगर हम डैम बनाएं तो जो अर्बन एरियाज हैं, शहर के लोग, उनको बहुत फायदा, उन्हें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई मिलेगी। लेकिन उसी टाइम पे, उसी जगह पे जो अलग अलग जो वहाँ रूरल लोग उस डैम के पास, जो उस नदी के पास रहते हैं, उनके लिए तो गलत है ना। उनका जो घर है उनसे छीन लिया जाएगा ना। तो इस तरह से देखा जाए तो एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है, दूसरे के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट होता है ना, जो नेशनल डेवलपमेंट होता है, वो इस तरह से किया जाता है कि जिसपे ज्यादातर लोगों को फायदा हो। देखिए, मान लीजिए 100 लोग हैं तो डेवलपमेंट इस तरह होगा कि 100 में मेजोरिटी जो है, 2/3 मेजोरिटी, उसको फायदा हो। ओके, तो आप देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम ही नहीं होती है गोल्स की, कुछ अदर गोल्स भी होते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। कई चीजें हैं जो पैसे के अलावा भी आपके लिए जरूरी होती हैं। तो एक पर्सन के लिए जो गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मटेरियल थिंग्स, दूसरा होता है नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स में क्या होता है, जैसे मनी हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया, पैसा, ऐसा ये सब मनी उसमें आता है, जो मनी काफी इंपॉर्टेंट होता है गाइस। लेकिन दूसरा नॉन मटेरियल थिंग, जैसे फ्रीडम हो गया, इक्वल राइट्स हो गए, इक्वालिटी हो गई, फ्रेंड्स हो गए, रिस्पेक्ट हो गई, ये सब। अब जैसे आप समझ लीजिए, पहले एग्जांपल, दूसरे का एग्जांपल आप समझिए नॉन मटेरियल थिंग का। कोई पॉलिटिशियन है, उसके पास बहुत पैसा है, भाई साहब बहुत ज्यादा अमीर है वो, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। जिस घर में जाता है उस घर में जूते पड़ते हैं उसको। तो वो, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसे तो यही चाहिए होगा ना कि उसके जो वो रिस्पेक्ट है वो बढ़े। मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होगा? यूट्यूब पे देखा जाए तो मेरे जो सब्सक्राइबर अगर वो बढ़ेंगे तो वो मेरे लिए एक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। इनकम के अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कंपेयरिंग डेवलपमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज के जो डेवलपमेंट है उन्हें कंपेयर करने की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए जो लोग होते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है इनकम। तो लोग जो मेजर करने का तरीका होता है कि कंट्रीज जिनकी जो इनकम होती है वो ज्यादा होती है, उसे हम लोग डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं। और जिनकी कंट्री की इनकम वो कम होती है, वो होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उसे बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। हम जो मेजर करते हैं डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट करते हैं एवरेज इनकम से। क्यों? क्योंकि अगर हम टोटल इनकम से करेंगे तो जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो फिर पॉपुलेशन इंडिया की जो इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम लोग एवरेज इनकम से करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, कि एक साल में एक आदमी, एक कंट्री का एक आदमी कितना पैसा कमा रहा है भाई साहब। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक रेशियो रखा है जिसके तहत जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो मेजर किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जिन कंट्रीज की जो पर कैपिटा इनकम है वो $12,056 पर एनम से ज्यादा है, वो हमारी डेवलप कर रहे हैं। जैसे यूएसए, जिन कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम $955 या उससे भी कम है, तो वो कंट्रीज हो जाएंगी लो डेवलप्ड कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज। और इंडिया का जो 2017 में जब इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था गाइस, वो था $1,820 पर एनम। इस वजह से जो इंडिया है वो एक लो इनकम कंट्री में आ गई। अब जो कंपैरिजन होता है, ड्रॉबैक्स का कंपैरिजन होता है पर कैपिटा इनकम से, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है गाइस। जैसे मैं मान लेता हूँ एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, दोनों की जो पर कैपिटा इनकम है वो 10,000 है। कंट्री ए में 50 लोग रहते हैं और कंट्री बी में भी 50 लोग रहते हैं। कंट्री ए में जो 40 लोग हैं, उनकी जो एवरेज इनकम है वो अप्रॉक्स 5,000 है। उन सबकी इनकम 5,000 के आसपास है, 5 से 10,000 के बीच में आती है। और वही कंट्री बी में जो अप्रॉक्स 90% लोग हैं, उनकी जो एवरेज इनकम है वो 500 से 600, और वही जो बचे 10% लोग हैं वो 50,000 60,000 कमाते हैं। तो आप इससे समझिए इसमें जो डाइवर्सिटी आ रही है, डिस्पार्टीज आ रही है, कि एक तरफ 50 लोग मिलकर एक साथ कमा रहे हैं और दूसरी तरफ केवल 10 लोग एक तरह से पूरी इनकम दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो जो कंट्री ए है उसकी सिचुएशन कंट्री बी से काफी अच्छी है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं। अब एक और थोड़ा आगे चला जाए तो कुछ कंट्रीज होती हैं जिनकी जो इनकम होती है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती, डेवलपमेंट फैसिलिटीज नहीं होती, जैसे बेसिक हेल्थ, एजुकेशन, जैसे मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए।
इसलिए इन सबको कंट्रीज को हम डेवलप्ड कंट्रीज नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके पास बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। इसलिए ये हम समझ गए कि इनकम ही जरूरी नहीं है, इनकम के साथ साथ बहुत चीजें जरूरी होती हैं गाइस। थोड़ा और आगे जाते हैं, कुछ अदर क्राइटेरियंस के बारे में आते हैं। अदर क्राइटेरियंस में पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year विथ 1000 in the proportion of 1000 children born in the particular year। यानी एक साल में 1000 बच्चे जो पैदा हुए उसमें से कितने बच्चे एक साल की एज से पहले मर गए, उनका रेशियो। यानी अगर मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए एक साल के अंदर, तो उनमें से अगर मान लीजिए 100 बच्चे मर गए हमारे एक साल की एज के नीचे, तो उनका जो रेशियो होगा, यानी जितने बच्चे मरे और टोटल जितने बच्चे पैदा हुए एक पर्टिकुलर ईयर में, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट वो होता है कि कितने लोग एक पॉपुलेशन में पढ़े लिखे हैं, लिटरेट पॉपुलेशन, यानी वो लोग। लिटरेसी रेट, लिटरेट उन लोगों को हम बोल सकते हैं जिनकी एज जो है 7 years से अबव है, वो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और साथ ही साथ समझ सकते हैं, उन्हें बोलते हैं लिटरेट। तो कितना इसका लिटरेसी रेट है। फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो में क्या होता है, 14 से 15 ईयर्स की जो एज ग्रुप होती है उसमें जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके पूरा रेशियो। यानी अगर मान लीजिए कोई स्टेट या कंट्री है, वहां 10 बच्चे हैं इस एज ग्रुप के, और उसमें 2 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:5। ये होता है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। और फिर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक आदमी जब कोई इंसान जब पैदा होता है तो उसकी एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ कितनी होगी, वो कितने साल जिएगा। जैसे इंडिया की 68 ईयर्स है, कि जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 68 ईयर्स है। फिर आता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से हम ये पता कर सकते हैं कोई भी इंसान अंडर नरिश्ड है या नहीं। तो जो इंसान का बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट पर्सन। यानी एक इंसान के वेट को अगर उसके हाइट के स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें तो उसका बॉडी मास इंडेक्स हमें पता चल जाएगा। वेट जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए और जो हाइट है वो मीटर्स में होनी चाहिए गाइस। तो इसमें थोड़ा इसे क्या बोलते हैं हम, कि अगर किसी इंसान का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18.5 से कम आ रहा है तो वो जो है वो अंडर नरिश्ड है, वो कुपोषण का शिकार है। अगर 25 से ज्यादा आ रहा है तो वो ओवरवेटेड, यानी वो ज्यादा खा रहा है, ज्यादा उसमें ज्यादा नरिशमेंट आ चुका है। यानी तरह देखा है गरीबों का ज्यादा खाना फिर वही आदमी खा रहा है। और जिनका 18.5 से ज्यादा है और 25 से कम है वो हमारे नॉर्मल पीपल्स में आते हैं। तो इस तरह से हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। अब बात करते हैं कुछ पब्लिक फैसिलिटीज की। तो जो मनी है, जो इनकम है, वो सब कुछ तो नहीं खरीद सकती। एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अगर वो भले जब तक उनके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब तक वो प्रधानमंत्री, जब तक वो दिल्ली में रहेंगे तो उन्हें वो पोल्यूशन का शिकार तो होना पड़ेगा ना, पोल्यूशन तो सहना पड़ेगा। तो वो पोल्यूशन को थोड़ी ना खरीदेंगे, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को, कि हमारे दिल्ली में हमने पैसा लगा के पूरा पोल्यूशन फ्री कर दिया, नहीं, उन्हें वो पोल्यूशन सहना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे अंबानी हो गया, अंबानी के पास इतना पैसा है भाई साहब, वो इंडिया का सबसे अमीर आदमी भी बन चुका है। तो उसमें अगर देखा जाए अंबानी के लिए हिसाब से अगर हम देखें तो अगर वो भारत में लैम्बोर्गिनी कार भी अपने लिए खरीद लेता है ना, तो उसे जब वो चलाएगा लैम्बोर्गिनी को तो उसे मुंबई के ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, मुंबई के गड्ढे वाली सड़कों पर तो चलानी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब ये नहीं है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो मनी है वो सब कुछ नहीं खरीद सकती, उसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी नहीं खरीद सकती। वो जो पब्लिक फैसिलिटीज है जो हमें गवर्नमेंट से मिलती है, वो सबसे बेस्ट वे होता है सर्विस और हमारी गोल्स को प्रोवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे केरला है, वो इतनी अच्छी जगह कैसे है, वहां वो इंडिया की सबसे रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कैसे है, और वहां का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो इतना कम क्यों है? क्योंकि पहला पॉइंट है क्योंकि वहां का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो काफी अच्छा है, जिसकी वजह से लोगों को भूख का शिकार नहीं होना पड़ता, उन्हें टाइम टू टाइम खाना मिलता है और वो हेल्दी रहते हैं। वहां में एडिक्वेट मेडिकल कॉलेजेस, एडुकेट स्कूल से सब हैं इक्वल नंबर्स में, जिसकी वजह से वहाँ जो लोग हैं वो एजुकेटेड होते हैं और एजुकेटेड होने की वजह से वो बीमारी का शिकार जल्दी ज्यादा नहीं होते हैं। वहाँ पर जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो भी काफी अच्छी दी गई हैं, इस वजह से वहाँ जो लोग हैं वो भी काफी हेल्दी रहते हैं, नरिश्ड रहते हैं। अब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या HDR, जो सबसे बेस्ट तरीका है। HDR जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पब्लिश की गई थी, जो कि डेवलपमेंट को मेजर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है गाइस। इसमें 3 चीजें मेजर की जाती हैं। पहला है आपकी पर कैपिटा इनकम एक कंट्री की, दूसरा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरा है लिटरेसी रेट और एनरोलमेंट रेशियो। कुछ जो कंट्रीज है जो जिनकी पर कैपिटा इनकम गाइस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं हो पाती हैं। इसका एक ही कारण है, क्योंकि वहां जो पब्लिक फैसिलिटीज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ये सब कम है, इसी वजह से वो बड़ी कंट्रीज नहीं बन पाती हैं। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस तरह से कर रहे हैं हम लोग? डेवलपमेंट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को। अभी मैंने बताया था डैम्स वाला एग्जांपल वीडियो की स्टार्टिंग में, तो हम डैम्स को तो बना रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नेचर को तबाह कर रहे हैं, और नेचर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का सबसे जरूरी पार्ट है नेचर। तो हम एक सवाल उठता है फिर हम डेवलपमेंट किस तरह से करें? डेवलपमेंट भी जरूरी है, नेचर को बचाना भी जरूरी है। तो इसके लिए एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इस तरह का डेवलपमेंट है जिसमें जो नेचर है उसे बिना कोई हार्म पहुंचाए हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसमें नेचर को कोई खतरा नहीं होगा। जिस तरह से द प्रॉब्लम ऑफ वाटर्स एंड एयर पोल्यूशन आर अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ पीपल, यानी अगर देखा जाए तो हम फैक्ट्रीज चला रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए, फैक्ट्रीज चला रहे हैं, लेकिन उससे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ये सब हो रहा है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो ये भी काफी जरूरी है। माइनिंग ज्यादा हो रही है जिसके वजह से गड्ढे खुद रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के तहत, ग्लोबलाइजेशन जब 1990 में आया तो जो फार्मर्स ऑफ इंडिया थे उन्हें काफी सारे नए चैलेंजेस का वो करना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें सब फर्टिलाइजर्स ये सब का यूज चालू करना पड़ा था। और इसी वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो टर्म आया था 1992 में, जब एजेंडा 21 आया था, इसी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी में निकला था। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।